नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मुकेश चंद्राकर पत्रकारिता का वो नाम जिसे पत्रकारिता का ही जगत नहीं, आम दुनिया भी 143 करोड़ की भीड़, इसे भीड़ ही मैं मानता हूं। इस भीड़ में लोग गुमनाम मानते हैं। भीड़ ये नाम जान जाए मुकेश चंद्राकर का, इसके लिए मुकेश चंद्राकर की जान चली जाती है। जानते कब है? जब वो हमारे बीच में नहीं है। मैं भी तभी जाना, मैं भी उसी श्रेणी में हूं। मुकेश चंद्राकर को तब जाना जब मुकेश चंद्राकर जैसा पत्रकार हमारे बीच नहीं रहा। मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी भी नहीं मिलती। आज थोड़ा देर से मुकेश चंद्राकर पर मैं शो कर रहा हूं, इसके लिए हाथ जोड़कर अगर क्षमा मांगनी हो तो मैं मांगता हूं। मुकेश चंद्राकर की दरअसल डेड बॉडी भी नहीं मिलती। मुकेश चंद्राकर सिर्फ एक सड़क स्कैम, 120 करोड़ की सड़क में जो फर्जीवाड़ा हो रहा था, सिर्फ उसको एक्सपोज करने वाला एक युवा पत्रकार नहीं था। मुकेश चंद्राकर कईयों की आंखों में खटकने वाला एक ऐसा पत्रकार था जिसका बचपन बड़ी बदहाली तंगहाली में बीता है। रिफ्यूजी कैंप, शरणार्थी कैंप में बचपन गुजरा। पिता नहीं थे, मां को लेकर के शरणार्थी कैंप में रहा है ये नौजवान, रहा था। जब नौजवान हुआ, टीनेज में आया तो पत्रकारिता को चुना, क्योंकि वेदना, दर्द मुझे लगता है मुकेश से ज्यादा शायद और कोई उसको अनुभव नहीं कर सकता। बीजापुर के नक्सलाइट के एक सेंटर में जन्मा था, वहां पर नक्सलवाद का केंद्र था। सलवा जुडूम जब हुआ तो सलवा जुडूम के बाद रिफ्यूजी कैंप में जाना पड़ा था। आज मुकेश के हत्या से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला, बड़ा खुलासा हम लोग करेंगे। इसे खुलासा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार रिपोर्टिंग हो रही है मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर के, लेकिन आज हम उस पन्ने को खोलेंगे कि क्या मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी मिल पाती? नहीं मिल पाती, क्योंकि मुकेश चंद्राकर अफसरों की निगाह में भी खटकता था। आखिर मुकेश चंद्राकर को लेकर के क्यों ये मांग हो रही है कि बीजापुर के एसपी को भी हटाया जाए? आज से 4 महीने पहले मुकेश चंद्राकर को एक सीनियर आईपीएस ने, छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस ने क्यों धमकाया था, क्यों धमकी दी थी? क्या सब कुछ जुड़ा हुआ है? क्या सिर्फ सुरेश चंद्राकर, एक ठेकेदार, सिर्फ उसके इर्द गिर्द मुकेश के हत्या की कहानी है? इसको खोलना जरूरी है। क्या ये एसआईटी वही हाल होगा कि जो जुर्म करने वाले हैं वही जांच करेंगे, वही इंसाफ देंगे? जरा इसको समझने के लिए बात पत्रकार की है, बात पत्रकारिता की है। यहां पर पत्रकार और पत्रकारिता दोनों हैं। कई जगह पत्रकार होते हैं लेकिन पत्रकारिता नहीं होती है, और कई जगह पत्रकारिता होती है लेकिन वहां पत्रकारिता वाले स्पेस में पत्रकार गायब होते हैं। यह ऐसा मामला है जहां पत्रकार और पत्रकारिता दोनों मौजूद हैं। भाऊ को इसलिए जोड़ते हैं चर्चा में, भाऊ को जोड़िए कंट्रोल रूम। हमारे साथ उचित शर्मा जी हैं, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुकेश को बड़े करीब से व्यक्तिगत रूप से जानते थे। ये चर्चा शुरू होने के पहले जब जुड़े उचित शर्मा जी, तो उन्होंने कहा कि इसी साल सब चर्चा करते थे कि मुकेश की शादी करवानी है। नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का। पहले मैं सीधा चलूंगा उचित जी के पास। उचित जी, जो जानकारी मिली, मैंने आपके भी कई पोस्ट देखे, मुख्यमंत्री से आप लोगों ने मुलाकात की, वो भी मैंने देखा। आखिर ये एसपी का क्या कनेक्शन है? क्योंकि चर्चा ऐसी है कि मुकेश के लापता होने के बाद जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं थी पुलिस, अफसर बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। दबाव डलवा करके उस सेप्टिक टैंक जो था उसे बड़ा प्रेशर डलवा करके खुलवाया गया था। नहीं तो सामान्य जो होता ना कि जांच पड़ताल किया और आगे बढ़ गए, उसी मोड में जा रही थी पुलिस। क्या था, जरा एक पूरा सीक्वेंस हम जानना चाहते हैं।
आशीष जी, जो आप कह रहे हैं कि ये हील हवाला हो रहा था पुलिस की तरफ से, जब उनके भाई रात भर घर नहीं आए 1 तारीख की रात, तो उन्होंने इत्तला किया, पुलिस को भी इत्तला किया। वो 4 घंटे थाने में बैठे रहे, तब भी पुलिस की तरफ से बहुत कार्रवाई नहीं की गई, और ऐसा प्रतीत भी नहीं हुआ कि पुलिस कोई काम आगे बढ़ा रही है। हाँ, देखते हैं आ जाएगा। जिस तरीके से एक आम आवाम को जिस तरीके से छोड़ा जाता है, उस तरीके से इस केस को देख रहे थे। जब बहुत कुछ हुआ तो वहां के कुछ पत्रकार लोग मिल के, जब एसपी की भूमिका अभी भी मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो संदिग्ध पहले से ही नजर आ रही थी, क्योंकि बहुत अच्छे रिलेशन इनके थे भी नहीं। हम्म, अलबत्ता जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनका नाम लिया जा रहा है, उनके काफी अच्छे रिलेशन भी थे। तो ये बहुत किंतु परंतु अभी परतें खुलने की है। सवाल उठता है कि जब आईजी को अप्रोच किया गया, जब यहाँ से बात नहीं जमी, जब आईजी को अप्रोच किया गया और उनके भाई ने जब सोशल मीडिया में ये लिख दिया कि मेरे भाई गायब है, उनके भाई भी युगल है, जो वो युकेश है, वो भी पत्रकार है, उन्होंने जब डाला कि उसके मार्फत से हम सभी लोगों को मालूम चला, तो उसके बाद फिर आईजी ने संज्ञान लिया है, तब ये त्वरित कार्रवाई हो रही है। अदरवाइज हकीकत तो ये थी कि जब एसपी का कहना था कि हम तो खुद स्पॉट पे गए थे और 2 घंटा वहां रह के आए, हमको कुछ ऐसा मिला नहीं। और वहीं आपको आश्चर्य होगा आशीष जी कि ये जो सेप्टिक टैंक था, जिसको नया नया स्लैब ढाल दिया गया था, उसमें एक जो 2x2 का होल किया जाता है अमूमन, जिस पे प्लेट बैठालते हैं कि कभी जरूरत पड़ने पे खोल दिया जाए, वो उसपे कोई आदमी उतर के साफ सफाई करना हो या पंप लगा के खींचना हो, वो तक भी नहीं था, और डायरेक्ट स्लैब कर दिया गया था जैसे किसी की छत का होता है। तो हम्म, वो आपको आश्चर्य होगा कि ये इंस्पेक्शन के दौरान जब पत्रकार पुलिस वालों को लेके गए, तो अब उन्होंने ही ये बताया कि ये नया नया स्लैब है, इसको खोल के देखिए, ये अभी अभी बना है और नया नया इसकी पैकिंग दिख रही है, कहीं इसमें तो मुकेश को मार के नहीं गाड़ दिए। जब उनने शंका व्यक्त की, तब हम्म, भी वो नहीं खोल रहे थे। जब बहुत दबाव डाला गया, तब पत्रकारों के बोलने पे उस स्लैब को जेसीबी से बुलवा के खोदा गया। और अभी तो ये आलम है कि जिस जगह पे वो हत्या हुई है, जघन्य हत्या हुई है, वो उस प्रोमाइसेस को जहां पे पैक करना चाहिए था, जिसमें तमाम तरीके के जो साक्ष्य मिल सकते थे, जो फोरेंसिक के लिए बहुत आवश्यक थे, जो प्रूफ करने के लिए अत्यंत जरूरी था, वो भी आप नेस्ता नाबूद कर दे रहे हैं, और उसमें आप डिमोलिश कर दे रहे हैं और जेसीबी लगा रहे हैं। केवल एक स्लैब को आप वहां छोड़ दिए, और उसी प्रोमाइसिस में तो हत्या हुई है। तो कितने साक्ष्य आपको दब गए, खत्म हो गए। अब फॉरेंसिक साइंस भी हम लोगों ने भी काफी रिपोर्टिंग की है, थोड़ा बहुत तो हम लोगों को भी समझता है कि कैसे साक्ष्य अरेंज किए जाए, क्या होगा, किस कंपाउंड में बैठ के किस हत्या। आप बताइए कि वो जितने अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो उस प्रोमाइसेस से, वो जो धारदार हथियार हैं जिनसे हत्या हुई है, वो अभी तक इनके पास मौजूद नहीं है, और ना ही कोई बता रहा कि ये है कहाँ। तो हम्म, कुल मिला के कि जो प्रोमाइसेस था, 5 एकड़ का बाड़ा था जहां पे पूरी हत्या हुई है, जहां पे खून भी होगा, हथियार भी होंगे, तलवारें भी होंगी, जिस चीज से उसकी हत्या हुई है, वो उसी को आप डिमोलाइज करा दे रहे हैं, उसी पे आप जेसीबी फेर दे रहे हैं। और आप केवल एक जो है चबूतरे को आप बॉर्डर करके आप उसको घेर के रखे हैं। तो और दूसरा, एसआईटी की जो आप बात कर रहे थे, हम लोग जो सीएम साहब के पास जो गए भी थे, पूरे संघ के लोग, प्रेस क्लब के लोग जो उनसे चर्चा करने गए, तो उसको भी सरकार, जहां तक लगता है कि इसे आपसी, क्योंकि उनके रिलेशन थे, दूर के रिलेशन थे ठेकेदार के, और ये मुकेश जी की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, तो रिलेशन थे। तो कुछ लोग ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि दोनों को आपस में खुन्नस थी या दोनों की आपस में नहीं जमती थी। ये बात सत्य है, नहीं जमती थी। हकीकत ये है कि 2000, जब ये सौरभ, ये जो चंद्राकर है, सुरेश चंद्राकर, ये अपनी जब शादी किए, हेलीकॉप्टर में अपनी दुल्हन लेके आए, तो भी इस चीज को मीडिया में लाने वाले मुकेश ही थे। और हम्म, जिस तरीके से वो बेसिकली उसने करप्शन का, वो आपको बताओ आशीष कि वो रूरल जर्नलिज्म बहुत करते थे। उनका मेन हम्म, रूरल जर्नलिज्म था। छोटे नदी नालों में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, 8 लाख की सड़क बननी थी, वो 1.5 लाख में कैसे खत्म कर दी, पुलिया नहीं डाले, पाइप नहीं डाले, वो तमाम इन चीजों को वो उठाते रहते थे लगातार। एक बड़ा स्कैंडल उन्होंने उठाया कि एक 90 किलोमीटर की सड़क है, वो यहाँ से बन रही थी और यहाँ से खराब हो रही थी, उसका 56 करोड़ जिसका बजट था, वो एक्सप्लेनेशन देते 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 वो 120 करोड़ का हो गया। उन्होंने उसको बुला के उस अपने जिस बड़े चैनल में उसको प्रचार प्रसार भी करवाया।
क्योंकि मुकेश को समझ से कि मेरा कैनवास जो यूट्यूब में वो करते थे, पत्रकारिता करते थे, उनको लगता था कि मेरा कैनवास छोटा है, तो उन्होंने बड़े चैनल को हमेशा से वो मदद भी करते थे। बड़े अखबार हो, बड़े चैनल हो, वो मददगार थे कि भाई आप भी उसको उठाइए, बड़ा मुद्दा है। तो ये मुद्दा विधानसभा में भी उठा कि भाई 56 करोड़ का आपने 120 करोड़ पहुंचा दिया है और इधर से रोड खराब हो रही है, रोड कंप्लीट भी नहीं हो पाई है और 90% भुगतान हो गया है। तो इस चीज को उन्होंने एक्सपोज किया। इसको एक्सपोज करने के बाद विधानसभा में भी सवाल उठे। उनकी हत्या के पहले 5 दिन पहले बड़े चैनल पे वो न्यूज भी चली, उस पे भी काफी बवाल हुआ। तो ये एक बड़ा कारण ऐसा हो सकता है उनकी हत्या का। लेकिन इस तरीके के उन्होंने माओवाद को बहुत करीब से देखा है, नक्सल उनके बीच रहे हैं, उनको जितने भी मतलब पहले उनसे ही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको और हमारे जैसे लोग जो दूर बैठे हैं, क्योंकि रायपुर से भी पास नहीं है आशीष, वो रायपुर से 420 किलोमीटर दूरी पे है। तो वो वहां पे गूढ़ जंगलों से वो खबर लेके उस चीजों को वो हम लोग को बताते थे, फिर हम लोग अपने ढंग से परोसते भी। बहुत ज्यादा डेप्थ में उनकी मदद की आवश्यकता बगैर हम लोग जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनको जैसे उनके लिंक है, लोकल है, उनको लोकल लैंग्वेज आती है, वो वहीं के पैदा हुए लोग हैं, वहीं पले बड़े हैं। तो उनकी पकड़ और समझ और किस मुद्दों पे कहाँ हो रही है वो हम लोगों से लोकल एरिया में बहुत ज्यादा थी। तो उनका हम लोग सभी सभी मैं नहीं, छत्तीसगढ़ के, दिल्ली के सभी पत्रकार उनकी मदद लेते थे और वो बहुत रूरल को लेके या उनके अपने क्षेत्र को लेके स्कूल हो, रोड हो, सड़कें हो, नाली हो, एम्बुलेंस हो, हॉस्पिटल की सुविधा हो, राशन की दुकानें हो, वो तकलीफों को लेके हमेशा से वो मुखर होके बात करते थे। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो जिस तरीके से उनको एक वो सुरेश चंद्राकर द्वारा एक नेक्सस करके अपने ही यार्ड में बुला के सुनियोजित तरीके से अपने छोटे भाइयों से उनकी हत्या करवाना, खुद 100 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर बैठे रहना, तो एक सुनियोजित थी। लेकिन कुछ परतें जो आप इशारा कर रहे हैं, वो हम भी वही इशारा करने सीएम को गए थे कि भाई आप जो है एसआईटी भी मतलब जांच आप ही की टीम पुलिस वाले बैठ गए, आप ही जांच कर लेंगे और आप ही रिजल्ट निकाल लेंगे, इसमें क्या होगा। लेकिन लगता है कि कोई बड़ी जांच जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी और ये सुरेश चंद्राकर जैसे लोग धनवान जो बन गए हैं, करोड़ों रुपए के, अब 120 करोड़ के ठेके लेने के लिए आप समझ लो कि कितना अनुभव होगा, वो अनुभव चाहिए और कितना का टर्नओवर चाहिए। इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये खुद डीआरजी रहे हैं सुरेश, जो चंद्राकर जी हैं, जो जो वो खुद डीआरजी रहे हैं, एसपीओ रहे हैं। इन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया 2011 से 12 से लेके आज वो इतने बड़े हो गए कि वो बस्तर के बड़े कॉन्ट्रैक्ट को मैनिपुलेट करते हैं। उनकी अपनी टीम है, उनके अपने संबंध हैं, उनके हिसाब से काम होते हैं। एक टाइप से मैं कहूँ तो वो बस्तर के, बीजापुर के एक डॉन के रूप में अपने आप को वो प्रस्तुत करने का प्रयास भी करते थे और कोशिश भी उनकी यही रहती थी। उनके जो संबंध थे, वो दोनों ही राजनीतिक दलों से मैं स्पष्ट रहूं कि वो कांग्रेस में भी उस एससी प्रकोष्ठ के वो सदस्य रहे हैं, एससी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी रहे हैं। बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किए हैं, तमाम उसके हैं। तो अभी जो राजनीतिक तकलीफ ये है आशीष की, राजनीतिक लोग एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं कि उनका सदस्य था, ये इनका सदस्य था। लेकिन जो निर्मम हत्या हुई है, जो फॉरेंसिक की जांच के लिए साक्ष्य चाहिए थे, वो गायब कर दिए जा रहे हैं। जिस मजबूती के साथ एक टीम बननी चाहिए थी, वो नहीं बन पा रही है। उन्हीं के लोग की संलिप्तता दिखती, उन्हीं की नेग्लिजेंसी दिखती है और उन्हीं लोग जांच समिति में होते हैं। वही तो जांच ये बड़ा करेंगे, दुखद होता वही जांच करेंगे। दरअसल आपने जो कहा ना, यहाँ पर हमारे देश में मुर्दों पर सियासत, लाश पर सियासत, ये आम बात हो चुकी है, बड़ी आम बात है ये। और वही हो रहा है लगातार। सोशल मीडिया देखिए तो बीजेपी आईटी से वो कांग्रेस वाला दिखाती है कनेक्शन, कांग्रेस का कनेक्शन था, अब बीजेपी ज्वाइन किए उसको दबाया जाता है। वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सुरेश चंद्राकर, सिर्फ सुरेश चंद्राकर की भूमिका नहीं। आपने जो कहा कि जिसे ढकने की कोशिश हो रही है, मैं भाऊ के पास चलता हूं लेकिन कुछ फोटोग्राफ्स उसके पहले दिखाऊंगा। ढकने की जो कोशिश हो रही है, हमारी कोशिश यही होगी कि वो ढका ना जाए या ढकने ना पाए कोई, क्योंकि ढकने वाले आखिर तक अपनी कोशिश करेंगे। आपने एक बात कही थी कि वो थे रिश्तेदार, आप मुख्यमंत्री के यहाँ गए, एक बात सामने आई कि हाँ आपसी मामला था, वो तो थे रिलेटिव भी। कहीं इसी के आड़ में ढकने की कोशिश ना हो,
क्योंकि जो पत्रकारिता मैं निजी तौर पर करता हूं, भावुक करते हैं, हम तो देखते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल जानते हैं। तो हम लोग बार-बार कई बार डिबेट शो में कहते हैं, भावुक कहते हैं कि भाई हमारा तो अगर गलत गलत दिखेगा तो हम अपने बेटे और भाई के बारे में भी बोलेंगे। अगर बोलने की नौबत आ गई, अगर दिखा कि वो गलत है। तो मुकेश चंद्राकर अगर वो पत्रकारिता, ईमानदार पत्रकारिता कर रहे थे, वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स देते थे, ये उनका उनका गुनाह नहीं है। और रिश्तेदार अगर निकल गया, वो रिलेटिव निकल गया, हत्यारा हत्यारा पावरफुल हत्यारा, डॉन जिसे आपने कहा वो डॉन ही था, वो डॉन अगर निकल गया तो क्या इस आड़ में ढक दिया जाएगा, सारे जो है जितने उस षड्यंत्र का के पार्टनर्स हैं उन सबको छिपा दिया जाएगा। कुछ फोटोग्राफ दिखाते हैं, जरा दिखाइए जो आपने कहा था हेलीकॉप्टर वाला, हेलीकॉप्टर वाली फोटो दिखाइए, वो लग्जरियस राजसी शादी, बीबी की डिमांड पूरी करने वाला सुरेश चंद्राकर। ये देखिए पूरी की अनोखी डिमांड, सारे फोटोग्राफ दिखाइए। ये लग रहा है जैसे किम जोंग की शादी हो, दूर से तो किम जोंग टाइप ही लुक आ रहा है मुझे। ये देखिए गले में सोने का हार ही शायद होगा, फोटोग्राफ्स में बहुत क्लियर नहीं है। ये पीछे हेलीकॉप्टर देखिए, हेलीकॉप्टर में बैठी हुई दुल्हन है, पीछे हेलीकॉप्टर भी आप देख सकते हैं इसके पहली वाली फोटोग्राफ्स में। ये देखिए, इसमें देखिए आप, ये पीछे हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर जिस बस्तर में गाड़ियों का मूवमेंट मुश्किल है, उस बस्तर का रहने वाला सुरेश चंद्राकर हेलीकॉप्टर से उतार रहा है पत्नी को। इसके अलावा कुछ फोटोग्राफ्स और हैं मेरे पास, अब वो भी देख लीजिए। एक वायर की रिपोर्ट है, जरा दिखाइए कंट्रोल रूम, वायर की रिपोर्ट। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुकेश चंद्राकर, कुछ होगा तो नहीं, मुकेश चंद्राकर की पत्रकारिता के लिए पहले भी मिलती रही धमकियां। वीडियो इसमें अटैच है, वो दरअसल इंटरव्यू है। द वायर हिंदी के संपादक हैं, एडिटर हैं भारद्वाज साहब, उनका इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू को भी मैंने सुना इस कार्यक्रम के पहले। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने अगस्त 2024 यानी 4-5 महीने पहले द वायर हिंदी पर बस्तर के पत्रकारों की आंध्र प्रदेश में गिरफ्तारी पर रिपोर्ट प्रकाशित होने के अगले दिन कहा था कि राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस खबर पर आपत्ति जताई थी। इस बारे में द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज की रिपोर्ट है ये। और अब एक स्क्रीनशॉट और है वायर का ही, वो भी दिखा दीजिए। वायर का स्क्रीनशॉट है, ये देखिए। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर को पत्रकारिता के लिए पहले भी धमकियां मिल चुकी थी। अगस्त 24 में इस खबर के प्रकाशन के अगले दिन उन्होंने द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज को बताया था कि राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उनकी इस खबर पर आपत्ति जताई थी। और फिर मुकेश ने डरी हुई आवाज में पूछा था कुछ होगा तो नहीं। इसके करीब 4 महीने बाद एक अन्य खबर के सिलसिले में उनकी हत्या हो गई। अब ये आखिरी लाइन जो है, इसके 4 महीने बाद अन्य खबर के सिलसिले में हत्या हुई। मैं इसको थोड़ा अपने लिहाज से अगर देखूं तो अन्य खबर के सिलसिले में नहीं, ये सारी खबरें इकट्ठा हो गई, इसलिए मुकेश भारद्वाज की हत्या हो गई। सारी खबरें भाऊ। आशीष जी, आपने बहुत ओपनिंग रिमार्क में आपने कहा था कि कहीं पत्रकारिता है तो पत्रकार नहीं है, और जहां पत्रकार है वहां पत्रकारिता नहीं। मुझे कहीं ना कहीं मुकेश के साथ वही एक दर्द भरा रिश्ता उसका हम लोगों के साथ भी था। मुकेश के साथ ऐसा हुआ कि मुकेश बहुत अच्छे पत्रकार थे, लेकिन दिल्ली, मुंबई, जिस मेट्रो सिटी में, यहाँ की रायपुर, इंदौर, भोपाल में जो उसके हवाले से खबरें छपती थी, उसमें उनको क्रेडिट नहीं मिलता था। पत्रकारिता वो करते थे, लेकिन पत्रकार का स्टेटस देने में लोग शर्म करते थे। आज मुकेश नहीं है तो कई लोग लिख रहे हैं कि मुकेश ऐसे वैसे। कुछ लोगों ने मुकेश को तवज्जो दी, ऐसा नहीं, लेकिन बाय एंड लार्ज मुकेश हमेशा निग्लेक्टेड रहे। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया, मैंने उस वीडियो भी देखा उस सड़क का। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई सुपर जर्नलिज्म किया हो कि सड़क, उस सड़क की हालत इतनी बेकार है आशीष, जो वीडियो मैंने देखा कि एक दूसरा पत्रकार उस सड़क को अपने हाथ से उखाड़ रहा है। यदि सड़क हाथ से उखाड़ी जाती है तो वो 100, 200, 200, 125 करोड़ की सड़क यदि हाथ से उखाड़ी जाती है तो बट नेचुरल है जिसके प्रदेश में, जिसके गृह नगर में यदि ऐसी सड़कें बनती है तो आवाज उठाएगा। मुकेश पत्रकारिता का दूसरा नाम था, मुकेश ही था, मुकेश जैसे लोग ही थे जिन्होंने इस देश में पत्रकारिता जिंदा रखी है। हम तो विश्लेषण करते हैं आशीष, ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड पे जाकर जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं, खासकर बस्तर जैसे एरिया में, जहां रोज आपको आपके जान की कीमत, मतलब पता नहीं कि आप ये खबर किस बलबूते पे ला रहे हैं, जान के इस पे ला रहे हैं।
वो हर पत्रकार को मदद करता था क्योंकि उसको लगता था कि ये खबर बाहर जानी चाहिए, ये खबर दुनिया के पास जानी चाहिए। उसने अपने बैंक बैलेंस नहीं देखा, उसने अपना टीआरपी नहीं देखा, उसने यूट्यूब के व्यूज नहीं देखे, उसने कुछ नहीं देखा। उसने देखा तो इस बस्तर में यदि कुछ भ्रष्टाचार होता है, व्यभिचार होता है तो उसको मैं सामने लाऊं। और ऐसा नहीं, एक सिस्टम है, उसमें पुलिस है, उसमें ठेकेदार है, उसमें पीडब्ल्यूडी है, उसमें नेता है, उसमें एमएलए है, उसमें सांसद है, उसमें मंत्री है। ये पूरा सिस्टम है जो पूरे भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से नीचे तक एक पैरेलल सिस्टम में चलती है। ऐसे में जब एक पत्रकार किसी ठेकेदार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी तकलीफ उस इंजीनियर को होती है जिसने उस सड़क का मुआयना किया, उसकी तकलीफ उस कलेक्टर को होती है जो बिल पास करता है, उसकी तकलीफ उस मंत्री को होती है जिसके डिपार्टमेंट में ये सड़क बन रही है और सब मलीदा ऊपर से नीचे तक खाया है, इसकी तकलीफ उस राजनीतिक दल को होती है जिसको उसको माल मिल रहा है, इसकी तकलीफ उन बाकी पत्रकारों को होती है जो लिफाफे लेते हैं, सड़क कैसी भी बने लिफाफे ले, हम ठेकेदार की जय जयकार करेंगे। मैं तो उसको आज सैल्यूट करता हूं, इतना बड़ा पत्रकार कि जो अपने रिलेटिव को भी नहीं छोड़े। मुझे तरस आता है सोच पे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, साहू साहब की सोच पे मुझे तरस आता है। एक आध आदमी ने कहना चाहिए था कि मैं गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैं उस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, जैसा वहां एक ऐसा पत्रकार भी है कि जो पत्रकारिता और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अपने रिश्तेदार को भी नहीं बख्शता। यही तो खत्म हो रहा है पत्रकारिता में, जिसको जिंदा रखा था मुकेश ने। मुकेश ने इसी पत्रकारिता जिंदा रखी, इसलिए मुकेश का मृत्यु हुआ। ये सिर्फ सड़क का मामला नहीं है, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। कई लोग दुखी थे और ये प्री प्लान्ड हुआ। जिस जो 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 ठेकेदार था वो दूर बैठा हुआ है, वो किसी और से करवा रहा है, प्री प्लान। उसको बुलाया गया और वो निडर होके गया, उसे मालूम नहीं था कि वो ऐसा उसके साथ होगा। उसके बाद उसकी जो हत्या हुई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, रोंग के खड़े हो जाते हैं। कैसे बुरी तरह से पीटा होगा कि जिसके लीवर के 4 टुकड़े हो गए, गर्दन टूटी, 12 जगह स्कल फ्रैक्चर है, रिब्स अंदर घुस चुकी है, जो दिल है, हार्ट है, वो फट गया अंदर रिब्स जाने की वजह से। क्या ब्रूटली मारा होगा। ये गुस्सा मात्र सड़क का नहीं है, ये गुस्सा उन भ्रष्टाचारियों का है जिसके लिए वो तकलीफ था। आज सिर्फ बस्तर ने या छत्तीसगढ़ ने सुपूत नहीं खोया है, आज विश्व के पत्रकारिता ने एक अच्छा पत्रकार खोया है। ये जमात जो बिल्कुल नष्ट होने के कगार पे है, और यदि इसकी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो फिर आगे कोई पत्रकार लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। मैं सैल्यूट करता हूं छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के कि वो उन्होंने पूरा दम लगाया। मैं सैल्यूट करता हूं उस क्षेत्र के पत्रकारों के कि जिन्होंने पुलिस को मजबूर किया कि ये सेप्टिक टैंक खोलिए। पुलिस तो कह रही थी कुछ नहीं दिखता, उन्होंने कहा कि ये नया नया स्लैब लगाया दिखता है, ये अभी का लगाया है, ये कहीं ऐसा तो नहीं इसके नीचे गाड़ दिया गया, खोलो इसको। और वही हुआ, क्योंकि वहां के पत्रकार जानते थे कि इनकी तासीर क्या है। यदि मैं ये आरोप लगाऊं कि पुलिस को और सभी सिस्टम को कॉन्फिडेंस में लेके ये पूरा षड्यंत्र रचा गया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे पास कारण है ये बोलने के लिए, क्योंकि एक पत्रकार, मुकेश जैसा पत्रकार, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो भ्रष्टाचार के लिए लड़ता है, जिसका पूरा जीवन संघर्ष में गया है, नक्सलियों के खिलाफ संघर्ष में लेके गया है, जिसके पिता, जिसकी माता सब इस संघर्ष में बह गए हैं। यदि वो पत्रकार यदि जाता है तो कोई भी सेंसिबल पुलिस ऑफिसर सबसे पहले उठ के भागता था कि नहीं चलो सब मिलकर ढूंढे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन वो समय किल कर रहे थे, वो क्या इंतजार कर रहे थे कि वो स्लैब पूरी रूप से सूख जाए? क्या इसलिए वो वहां से उठने के लिए तैयार नहीं थे? क्यों एसपी ने इसका संज्ञान नहीं लिया? क्यों आईजी तक बात जानी पड़ी? क्यों सोशल मीडिया पे बात उठने पे ही पुलिस एक्टिव होती है? क्या हिंदी फिल्मों की पुलिस है क्या, सब कुछ खत्म होने के बाद में पहुंचती है? ये तमाम सवाल बताते हैं कि ये पूरे सिस्टम के तहत हुआ है, एक षड्यंत्र के तहत ये हत्या हुई है। मैं तो हमेशा कहता हूं, मुंबई में जब किसी
बड़े बिल्डर और इसकी हत्या होती है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस को सब पता होता है, क्योंकि पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेके ही की जाती है। क्योंकि मुंबई में सबसे बड़ा भाई कौन? तो अंडरवर्ल्ड के लोग कहते हैं पुलिस। और नहीं, और पूरे भाऊ मुकेश छत्तीसगढ़ को के उस नक्सली अफेक्टेड बेल्ट में नहीं, सबसे मुकेश यदि को खतरनाक कौन है तो पुलिस है। नहीं, मुकेश को पुलिस अफसर धमकी दे चुका था। इस बात को भी इसमें जरा जोड़िए। क्योंकि इसमें जब कहने में क्या आंध्र प्रदेश में पुलिस, छत्तीसगढ़ में एक ट्रेंड है आशीष। हाँ, एक बार मुझे भी ऐसा बोला गया था एक हाँ, वरिष्ठ पत्रकार द्वारा, हाँ, जब मैं अमन सिंह और मुकेश गुप्ता के खिलाफ बोला हाँ, एबीपी न्यूज पर, तो किसी ने मुझे कहा कि अरे आप जानते नहीं इन लोगों को, ये नक्सल के केस डाल के आपको अंदर कर देंगे। सुनील नामदेव, उसका तो बेचारे का आधा जीवन जेल में गया है। जेल से जाता है फिर आता है। कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो तो भी जेल में डालती है, कांग्रेस की हो तो भी जेल में डालती है। और जब कुछ नहीं मिला तो पॉकेट में गांजा रख के अंदर करवा दिया। उससे भी वो छूट गया, उसके घर पे बुलडोजर चला गया। और ये कांग्रेस ने किया हुआ पाप है, क्योंकि वो चौरसिया मैडम के बारे में बोलता था, जो बघेल साहब की सरकार चलाती थी। तो छत्तीसगढ़ में रमन की सरकार हो, बघेल की सरकार हो, साहू की सरकार हो, ये सिर्फ रबर स्टैंप है जो बदलते हैं। सिस्टम छत्तीसगढ़ का वही की वही है। वही भ्रष्टाचार, वही पावर सेक्टर में भ्रष्टाचार, वही कोयले में भ्रष्टाचार, वही दारू में भ्रष्टाचार। नई सरकार आती है, यदि पार्टी बदलती है तो रेट बढ़ता है। उचित जी, यदि मैं गलत नहीं हूं तो कोई बदलाव नहीं है। आपको लगता है बीजेपी की सरकार आने से कांग्रेस का भ्रष्टाचार कम हुआ? नहीं, रेट बढ़ गए। उनको ये देते थे, हमको ये चाहिए। तो वहां के पत्रकार को तो लड़ना ही नियति है उसकी। वो ये नहीं सोच सकता कि ये भ्रष्ट सरकार गई तो अब निजात पा ली, कुछ अच्छा होगा ना। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक एटीएम बन चुका है सभी राजनीतिक दलों के लिए। तो ऐसे में वहां के पत्रकारों के लिए 24/7 राउंड द ईयर भ्रष्टाचार से लड़ना, व्यभिचार से लड़ना इनकी नियति हो गई। कोई भी राजनीतिक दल हो। आज तो बघेल साहब बड़े बड़े ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन बघेल साहब के कार्यकाल में जो पाप हुए हैं उसका जवाब कौन देगा? पत्रकारिता के लिए यदि ओवरऑल बोलना हो तो किसी भी रीजियन में, चाहे रमन सिंह की हो, चाहे बघेल की हो और चाहे साहू की हो, पत्रकारों को छुटकारा नहीं है यदि पत्रकारिता करने चाहते हैं। हम जानते हैं उचित कैसे पत्रकारिता करते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो कैसे जिंदगी जी रहे हैं रायपुर में रह के। वो तो मैं बस्तर की बात ही नहीं कहता। रायपुर में भी क्या वो आश्वस्त है अपनी सुरक्षा को लेकर? नहीं, लेकिन मजबूरी है, पत्रकारिता करते हैं और कुछ करना आता नहीं। मैंने पूछा, मैंने बोला कुछ और करो। बोले क्या करो? कुछ आता नहीं मुझे, पत्रकारिता ही करूंगा, जैसी भी होती है करूंगा, जितनी प्रताड़ना होती है झेलूंगा। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों की हालत बहुत बुरी है। मैं बता रहा हूं, ना पैसे मिलते हैं, ना क्रेडिट मिलता है, मिलती है तो मौत। दिल्ली मुंबई में चर्चा भी बैठने वाले तभी लोगों होती को है। एयर कंडीशन चेंबर में बैठ के डिस्कशन करना बहुत इजी है। कभी चल के देखिए हंसदेव के जंगल की, हम बहुत बातें करते हैं, कभी हंसदेव के जंगल जाके देखिए, जरा 5 किलोमीटर चल के देखिए। तभी मैं कहता हूं कि जब ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं तो उसके बाद आने के बाद आदमी डिप्रेशन में रहता है। तब आदमी कहता है कि बिस्लेरी की बोतल भी 20 रुपए की मैं खरीदता हूं तो वो पाप लगता है मुझे, क्योंकि इस 20 रुपए में पूरे परिवार का भोजन हो सकता है एक दिन का। ये स्थिति है इस देश में। प्रधानमंत्री 16 लाख का सूट पहन के जाए, इससे देश की आप स्थिति नहीं आकलन कर सकते हैं। और हमारे गृह मंत्री यदि पूरे सिक्योरिटी में जा रहे होंगे, कहीं बस्तर भी जा रहे होंगे तो पूरे सिक्योरिटी में जाते हैं, उसका आकलन नहीं कर सकते। इस देश की सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा का आकलन तब होगा जब मुकेश जैसे पत्रकार निर्भीक होकर बात कर पाएंगे।
जब उन्हें जान माल की उनकी गारंटी सरकार लेगी। सरकार गारंटी लेती है तो मौत की, क्योंकि ये सबके लिए तकलीफ है। वो 110 करोड़ सिर्फ उस ठेकेदार ने नहीं खाए होंगे, खीरा कटा तो सबसे ऊपर तक बटा होगा। सब खाए होंगे, सब खाए होंगे। तो मैं इसलिए जब वो लिखता है तो वो बोलता होगा कि इसको देखिए, सबने मिलके होगा, इसको निपटा दो यार, ये बहुत दिनों से तकलीफ दे रहा है, देख लेंगे। मुझे एग्जैक्टली मैं उचित भाई, एक मिनट, उचित भाई कुछ बोल रहे हैं। हाँ उचित भाई, उन्हीं के पास आप वो कर दीजिए, म्यूट है आप। उचित भाई आप म्यूट है। हाँ खोल दीजिए म्यूट। जी, मैं उसी पे आपकी बात आगे बढ़ाते बोलूं, क्योंकि वहां पे पुलिस के ऐसे नेक्सस होते हैं। मैं जस्ट 3 महीना पुराने उसी जगह उसी जिले की बात कर रहा हूँ जो उड़ीसा से लगा हुआ है। वहां पे जब रेत माफिया का खनन बहुत हो रहा, तो कुछ पत्रकारों ने उस बात को कवर करने को जब वहां खदान पे गए, तो जब उन लोग रात के जिस होटल में रुके बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ है, तो जब सुबह उन्होंने गए कि पेट्रोल भराने के लिए जाना पड़ेगा, तो पेट्रोल पंप जो पास है वो उड़ीसा में पास है, जो 3 किलोमीटर है। तो उड़ीसा में गए और वहां पे वो गांजा तस्करी में गिरफ्तार हो जाते हैं। मैं अभी 3 महीने पुराने की बात कर रहा हूँ। 3 पत्रकार हमारे छत्तीसगढ़ के जेल चले आए। तो गांजा तस्करी में उड़ीसा वो सरकार, उनका पुलिस वाले उनका वेट कर रहे थे, तो गाड़ी में पूरे गांजा था। बाद में जब खोज खबर हम लोगों को यहाँ से गए, बातचीत हुई, पता चला कि वहां पे टीआई ने गांजा प्लेस किया हुआ था और वो अभी जेल में है। तो पत्रकारों को निपटाने का अपना एक सरकारी तंत्र ये लगा हुआ। ये उसी जिले की बात कर रहा हूँ, जिस जिले से मुकेश चंद्राकर आते हैं। ये 3 महीने पुरानी बात है। और वो अब क्या हुआ कि चूंकि मामला दर्ज हुआ उड़ीसा में, तो अब क्या होगा कि पुलिस वाला तो जो है हमारे यहाँ से जो जिसको हमने जांच इंक्वायरी की अपने स्तर में, छत्तीसगढ़ स्तर पे, तो वो तो 1 महीने में जेल वापस आ गया। लेकिन हमारे यहाँ के 5 पत्रकार जो कवर करने गए थे, वो हर हफ्ते उनको उस थाने में जाके उड़ीसा जाके आमद देनी पड़ती है। और हर हफ्ते का एक सरदर्द नया शुरू हो गया है। जो कवर करने गए थे स्टोरी रेत माफियाओं की, वो रात के कवर करके जिस होटल में रखे, वहां होटल में पुलिस वाले उसमें गांजा प्लेट्स करवा देते हैं और उड़ीसा में पेट्रोल, और उसके बाद उसको उड़ीसा में पकड़वा देते हैं। ये आलम है सिस्टम का। भी आपको अवगत करा रहा था। मैं खुद इन चीजों पे 2 बार रायपुर में उचित जी नहीं, कोई प्लेन से आते होटल में रुकता है और उसके कार में क्या छिड़की जाती है और 500 करोड़ का आरोप लगता है। जी, मैं वही आपकी बात कर रहा था कि ये चीजें रायपुर में भी भाई मुझ पे, मैं तो फोटोग्राफ भाऊ पोखे पर भेजा हूँ कि मैं खुद, मुझ पे 2 हमले हो चुके हैं, मेरी कार को तोड़े में भाऊ के पास पूरे फोटोग्राफ्स हैं। तो ये चलन है। मुझे 2 बार सिक्योरिटी मिल चुकी है, हम सिक्योरिटी को नकार चुके हैं, उसके बाद भी इस तरीके की जलेदा हम करते हैं। और हकीकत में ये उनके साथ ही होता है जो आर्थिक अपराध को छेड़ते हैं, जो आर्थिक खुलासा करते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। हकीकत में ये हूँ कि मैं पत्रकारिता की ईओडब्ल्यू, मैं और हम या मुकेश जैसे लोग पत्रकारिता की ईओडब्ल्यू विंग को संभालते हैं कि जो आर्थिक अपराध होते हैं, बड़े टेंडर होते हैं, कैसे मैनिपुलेट होते हैं, आरओआई कैसे निकाला जाता है, या ईओआई कैसे निकाला जाता है, टेंडर कॉल क्या है, फर्स्ट कॉल क्या है, किसको प्लेस दे रहे हैं, कौन सा आप एक तकनीकी उसमें अपना नाम डाल दिए ताकि मुंबई वाले को भी मिले। तो ऐसे कई चीजें हम लोग निकालते रहते हैं जो आर्थिक अपराध से इनकी जुड़ी हुई रहती है। तो सबसे ज्यादा लाजिम है कि सबसे ज्यादा इनसे ही नफरत करते हैं। रूटीन की खबरें निकाले डाल दिए, उनसे कोई परहेज नहीं है। पॉलिटिकल स्टोरी कर रहे हैं, संस्कृति की स्टोरी कर रहे हैं, किसान की स्टोरी कर रहे हैं, तो इनसे जनरली इनको कुछ छेड़ते नहीं। लेकिन कुछ गलत तरीके से निकाल लें और उसको हम दे दें, प्रस्तुत कर दें और अपने कैनवास में और अपने से बड़े कैनवास में उसको डलवाएं, तो तकलीफें जाहिर सी बात है। और रहा पत्रकारिता का, तो बड़े मुश्किल से पत्रकारिता कर रहा है। आशीष को शायद आपको आइडिया ना हो, मुझे तो पत्रकारिता में 2012 में मुझे आरटीआई का अवार्ड देने के लिए अशोक वानखेड़े जी रायपुर आए थे। तो मैं जब इनको बोला कि भाऊ मैं बहुत पसंद करता हूँ आप जैसे पत्रकार, तो उन्होंने कहा कि तुम भी अच्छा खुलासा करते हो, तुम भी बन जाओ पत्रकार। तो वो 2012-13 में संभव नहीं था। मैं फोटोग्राफ भेजूंगा कि मुझे एक अवार्ड दे रहे हैं अशोक वानखेड़े। तो उस समय मैं एक्टिविस्ट था। उस समय मैंने ठान लिया कि जब इन्होंने बोला तुम भी बन जाओ पत्रकार, तुम्हारे पास भी सब माल मटेरियल तो सब रहता है, तुम इतना एक्सपोज करते हो, तो मतलब ठीक। उस समय से 12-13 साल पुरानी बात है, उस समय से
क्योंकि मैं रॉ मटेरियल हम भी सप्लाई करते थे, लोगों को देते थे। आप तो क्या होता है, इंटेंसिटी कम हो जाती थी। हम लिखते थे कि इसने ऐसा पाप किया, तकनीकी मुद्दे समझाने में बहुत दिक्कत होती थी। हम उनको थोड़ा पपीता समझाते थे, वो आम छापते थे, तो हमको खुद आना पड़ा पत्रकारिता। वो उसका एक श्रेय अशोक वानखेड़े जी को भी है कि उन्होंने जब बोला कि तुम आ सकते हो, बोलते हो, लिखते हो, तो तुमको भी आना चाहिए। तो उस दिन से हम, मतलब मुझे आप स्पष्ट रूप से कहूं तो मुझे पत्रकार की तरफ चेष्टा जो डाला गया, बीज डाला गया, वो अशोक वानखेड़े जी में मैं बोलना चाहिए कि उनकी नर्सरी से ही मैं आगे बढ़ा हूँ। मतलब उनकी नर्सरी, उनको देख के आगे बढ़ा हूँ, और स्पष्ट तौर पे बहुत साफ बोलने वाले मैं हूँ कि आप, मुझे कोई कोताही नहीं है कि मुझे आप छत्तीसगढ़ का अशोक वानखेड़े और भाव बोले, तो मुझे प्राउड फील होता है। मैं कोई, ठीक है, तो जमाने से लड़ते रहते हैं हम, आप दुनिया से भी लड़ते, रेखा भी लड़ते हैं, खुलासे करते रहेंगे हम। वो एक मुकेश को मारेंगे, हम 10 मुकेश पैदा होंगे, जिंदा रखेंगे। हम आदिवासियों की बात, जल बिल्कुल जंगल जमीन की बात बिल्कुल उठाते रहेंगे, और दबंगाई से उठाएंगे, चाहे इनके कितने नेक्सेस आ जाए, कितना पुलिस का सिस्टम आ जाए। जब मैंने ये लिखा था, आपको देख के मैंने भेजा है आपको कि ये भाई, हम हमारे अभी एक पत्रकार का तो आप थोड़ी सी त्रुटि में आप घर तोड़ देते थे, इनका आप कितना घर और तिलस्म तोड़ेंगे, ये सरकार को देखने वाली बात होगी। यही सरकार की और हमारी सहिष्णुता की यही लड़ाई है कि सरकार कितनी संजीदा है और पत्रकार कितना सहिष्णु है। ये देखना होगा कि अब सरकार क्या एक्शन लेती है। लेकिन मुझे अभी भी नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ कुछ इसमें नजर नहीं आ रहा है। नहीं ये नहीं बड़े नहीं, ये कुछ नहीं तोड़ेंगे, कुछ नहीं तोड़ेंगे। दरअसल वो फिल्मों की में आप लोग सब दर्शक याद करिए, जो पुरानी फिल्में देखे होंगे, तो नेता, अधिकारी और विलेन जो होता है, जो क्रूर विलेन होता है, असलहों के साथ अगल बगल उसके चलते हैं गुंडे, वो सब एक कमरे में बैठते हैं और वहीं पे प्लानिंग करते हैं, ये बहुत तंग कर रखा है, इसको निपटाने का प्लान बनाओ। तो बस वो वही वही हुआ। है, बिल्कुल सब एक साथ है। आशीष जी है आशीष हम्म, जी, क्योंकि ये बड़े बन चुके हैं। क्योंकि आर्थिक हम्म, रूप से ओलीगार्की, आपने वर्ड सुना होगा, ओलीगार्की जो वर्ड है कि जिसपे संपन्न लोग अपने हिसाब से सत्ता चलाते हो, कुछ प्रबुद्ध लोग अपने हिसाब से वर्ड इनको यूज करते हैं। ये सुरेश चंद्राकर एक ओलीगार्की का परफेक्ट नमूना है कि किस हिसाब से सत्ता के साथ खेलना है, मरोड़ना है, कैसे माओवादियों को इन्वॉल्व करना है, कैसे अन्य राजनीतिक दलों को इन्वॉल्व करना है। और उनका जो तिलस्म इतना बड़ा हो गया है, अब हर आदमी को सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, और ऐसे लोग चाहिए। उसी का ये नमूना है कि ये लोग, ये पॉलिटिक्स वाले को यूज करते हैं, पॉलिटिक्स वाले धनाढ़ लोगों को यूज करते हैं। और जो शादी, इन रॉयल शादी की, जो जिस तरीके से भादव ऐप में सौरभ चंद्राकर ने की होगी, आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ के एक सौरभ चंद्राकर जी थे, वही शादी याद दुबई आती में, है। हाँ, दुबई में रामोजी सब लोग सिटी मिले से, थे। रामोजी फिल्म सिटी से जो वीडियोग्राफर आते हैं, हैदराबाद से बाउंसर आते हैं, मुंबई से हेलीकॉप्टर आता है, रॉयल शादी हो, जिसको आप कह रहे थे कि सोने की चेन है दिख रही है, तो जाहिर सी बात है, जो आदमी गले में माला पहना है, वो जब हेलीकॉप्टर बुला सकता है तो सोने की चेन ही होगी। और साउथ टच में सोने का चलन आप में हमारे यहाँ से ज्यादा है। तो ये इतने बड़े हो चुके हैं, और इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जब पैसे वाले हो जाए, तो पैसे वाला जो परेशान होता है, पराजित नहीं होता। तो ये वही दिख रहा है कि आप इसको परेशान कर लेंगे, लेकिन सत्ता और सत्ता के साथ जो नेक्सस है इनका और इनके लोग हैं, थोड़े दिन में आप देखेंगे कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, और इनके खिलाफ ये बड़े लोग हैं, इनके खिलाफ अभी भी एक आईबी बैठे थे एक चैनल में, तो आईबी, रिटायर्ड आईबी ऑफिसर थे, वही बोलेंगे कि भाई बहुत बड़ा इनको आरोप नहीं लगेगा, ये आप सब वो भी नहीं कर पाएंगे प्रूफ कि ये सूत्रधार यही थे, ये तो 120 किलोमीटर दूर बैठे थे। उन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ, शराब पी के कुछ हुआ, जो भी क्या होगा, वो आपस में उन लोग निपट लेंगे, ये फाइनेंशियली उनकी हेल्प करते रहेंगे, और एक महीने बाद सब कुछ खत्म। ये दिखता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने बात कही। एक चलते चलते खबर मेरे सामने और आई, इस खबर के बारे में भी चर्चा जरूरी है, थोड़ा सा 1 मिनट में ही। एक और पत्रकार को धमकी उसी क्षेत्र में मिली है, किसी फॉरेस्ट ऑफिसर ने किया है, वो ये स्क्रीनशॉट रायपुर जल्दी के, हाँ, दिखाई रायपुर के दे। संदीप 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 शुक्ला, संदीप संदीप शुक्ला जी जी। आईबीसी 24 के वरिष्ठ पत्रकार हैं, संदीप शुक्ला। इनको भी ये लगातार, क्या मतलब, ये हम लोग पिछले 1.5 साल से सुन रहे थे कि यूट्यूब को रोका जाएगा, फेसबुक को, मेटा को रोकेंगे, एलन मस्क को रोकेंगे, कोई नहीं रोक पाए, तो सीधा डायरेक्ट यही पत्रकार का ही हिसाब किताब पे अब आ गए क्या ये सिस्टम। पहले था ना कि आशीष, अब हाँ, यूट्यूब के जरिए रोकेंगे, हम लोग को नहीं रोक पाए तो सीधे संदीप, डायरेक्ट नीचे नीचे निपटा दें। नहीं ये भी नहीं, उसी आज दिन की घटना है। रेंजर रेंजर थे, नाग साहब जो है वो रेंजर थे, और उन्होंने अवैध वसूली, क्या हो रहा है कि धान की खरीदी हो रही है, और हाँ, छत्तीसगढ़ में धान के भाव बहुत अच्छे हैं बोनस के कारण, तो हमारे यहाँ
इंपोर्ट हो जाती है उड़ीसा और दूसरे प्रांत से, तो उसके लिए जो बैरियर लगाए गए, तो संदीप मेरे बहुत अच्छे पत्रकार साथी हैं, वो वहां पे शूट करने गए थे किस प्रकार से अवैध धान हमारे छत्तीसगढ़ में बता के बेचा जा रहा है। उसको जब शूट करने गए तो वहां पे ये लोग बैठे थे, और वहां पे ये लोग बैठ के जब इन्होंने देखा कि अवैध वसूली हो रही है, इस तरीके का नाका में कोई प्रावधान ही नहीं है, ना इस सिस्टम में है, तो वहां पे रिटायर्ड अधिकारी को बैठाल के उससे घरघोर वसूली की जा रही थी। और एक दिन में संदीप का कहना था कि 950 गाड़ियां निकलती हैं, और 950 गाड़ी में हर रोज 100-200 रुपए के उनको नाका चुंगी पटा के, जो कि अवैध है, उसको देके अंदर आना पड़ता है। तो आप अंदाज लगा लीजिए। ये जब वो शूट करके गए और उन्होंने जब उनसे बात की कि चाहे, तो उन्होंने इस तरीके से उसको भद्दी भद्दी गालियां दी, और गालियां भी इस तरीके की कि वो लंबे लंबे 3-3 मिनट तक वो गाली ही देते रहे हैं, वो भी रिकॉर्डिंग उन्होंने दिखाई चीजें हैं। तो हकीकत ये है कि अगर इन सब चीजों का समाधान ना निकले, सजा ना निकले, तो इनका जो मॉरल जितना बूस्ट होता है कि क्या कर लेगा कोई हमारे पत्रकार, आप कितना लिख दीजिए, तो यही कारण है कि हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते। इनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। उसी का नतीजा है कि दूसरे लोगों का जो मनोबल बढ़ता है, उसका एकमात्र कारण यह है कि सरकार इस तरीके के कृत्य करने वालों को संजीदगी से नहीं लेती। नहीं, भाऊ उचित लेगी भी एक नहीं, क्लोजिंग लेगी भी रिमार्क नहीं भाऊ सरकार। आज भी नहीं। एक मैं सवाल के साथ आपसे क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा। एक तो कई बार हम लोग बिना चर्चा किए एक ही दफ्तर में रहते हैं, बिना चर्चा किए भी कुछ बातें मैं पूछ लेता हूं। क्या अब ये वक्त नहीं है कि पत्रकारिता और पत्रकार दोनों को बचाने के लिए मैदान में भी आना पड़े, और आप और यकीनन, हम लोग यकीनन, मतलब आए यकीनन। मैदान में खुल नहीं करके? नहीं, मैदान में उतरना पड़ेगा। और उचित भाई, मैं आपको शब्द देता हूं कि जैसा मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि मैंने उचित को वाकई उस दिन कहा था कि मैंने बोला, इतना सारा मटेरियल तुम्हारे पास होता है, लोग इसमें काट छाट करके छापते हैं, उचित तुम में सब कुछ है, सब क्वालिटी है, तुम अच्छे पत्रकार बन सकते हो। और उचित ने बता दिया। उचित का एक शब्द मुझे कहा कि तुम एक पत्रकार को मारेंगे, हम 10 पैदा करेंगे। वही जज्बा होना चाहिए। ये सिस्टम ऐसे ही होगी, और ये सिस्टम ऐसी रहेगी, बिल्कुल रहेगी। इस सिस्टम को सुरुंग लगाने के लिए लगातार हमें भी प्रयास करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि प्रयत्न करता पड़ना पड़ेगा, इनको एक्सपोज करना पड़ेगा। आज सुरेश चंद्राकर एक्सपोज तो हुआ, आज चड्डी पे फोटो तो है उसके, आज पुलिस ने बांध के रखा है, फोटोग्राफ तो है, आज एक सामाजिक डेंट तो लगा। पैसा होने से सब कुछ नहीं होता, एक सामाजिक डेंट लगा। आगे पीछे वो जीवन में कुछ करने के पहले 2 बार सोचेगा, छूटने के बाद फिर किसी पत्रकार की तरफ देखने के पहले 3 बार सोचेगा। जो फॉरेस्ट ऑफिसर अरेस्ट हुआ है, वो भी अब धमकी देने के पहले पहले बार एक बार सोचेगा, क्योंकि ज्यादा सिस्टम चला जाता है तो मुकेश गुप्ता भी आईपीएस होने के बाद भी फरार होते हुए दिखाई दिए। और जिस चौरसिया मैडम का डंका चलता था, उनके भरोसे सरकार चलती थी, वो भी जेल की सलाखों के पीछे दिन काट रही थी। ये भी आपने देखा। तो होता है, डेंट लगते हैं, लेकिन हतोत्साहित नहीं होना है, हमें लगातार आवाज उठानी है। उचित हम तुम्हारे साथ है, जहां तुम्हें जरूरत पड़े, कम से कम ये भाव हमेशा साथ रहेंगे। हमारा न्यूज लॉन्चर आशीष जी के नेतृत्व में आपके साथ रहेगा, और इसे आवाज उठाते रहेंगे। और इसी पत्रकारिता को हम सैल्यूट करते हैं, और जितना हो सके मनोज को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे कि मुकेश को इसको न्याय दिलाना है, कैसा भी करके आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। देखते हैं ये सिस्टम कितना कितना खेलता है, कितने खेल पाते हैं। चारों तरफ से घेरेंगे। यदि कोई आईपीएस ऑफिसर कर रहा होगा तो उसका ससुराल कहाँ है, वहां कितना पैसा डंप है। ऐसा नहीं है कि देश भर में इनका ही नेटवर्क है, नेटवर्क हम लोगों का भी है पूरे देश में। यदि वो बस्तर में हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव था और दिल्ली में हम हैं, छत्तीसगढ़ में आप बैठे हो, वैसे पूरे देश में अपने भी अच्छे अच्छे पत्रकारों का एक नेटवर्क है। विश्व में भी नेटवर्क है, जो कई बार देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के, जो ईओडब्ल्यू जो तुमने कहा, ईओडब्ल्यू के पत्रकार पूरे विश्व में भी संगठित हुए हैं, जहां भारत की तरफ से इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू उसका एक पार्ट है कंसोर्टियम का। तो हम भी ऐसा करेंगे, चिंता ना करें। लेकिन हाँ, एक बार फिर उसको नमन करते हैं, उसको श्रद्धांजलि देते हैं, और एक वादा करते हैं कि पत्रकारिता तो जिंदी रहेगी। ऐसे सैकड़ों आएंगे, सैकड़ों जाएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। मारने वाले थक जाएंगे, मरने वाले नहीं। क्योंकि इस देश को बचाने के लिए, इस समाज को बचाने के लिए आज भी इस देश में लोग जिंदा है। ये चंद 10% लोग जो सत्ता में बैठे हैं, यदि उनको ये लगता है कि व्यभिचार और भ्रष्टाचार करके और पैसे के दम पे तो पूरे देश को खरीद लेंगे, तो उनका सपना है।
और ये सपना टूटने में टाइम नहीं लगता। नहीं, और आपने नेटवर्क मुकेश गुप्ता के जलवे भी आपने देखे उदित, और मुकेश गुप्ता को भागते हुए भी आपने देखा, फरार भी देखा, मुंह छुपा के आके धाबे पे लोगों को मिलता था, ये भी देखा। ये दिन भी उन पे आते हैं। तो ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं, देर से सही, लेकिन इंसाफ तो मिलेगा और इंसाफ दिलवाएंगे। ये कम से कम हम अपने दर्शकों को वादा कर सकते हैं। इस इंसाफ की लड़ाई अंजाम तक पहुंचाएंगे, और इस इंसाफ की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, और आज जो जानकारी मिली, भाऊ तो अक्सर चर्चा करते थे छत्तीसगढ़ की, आज जो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के हालात और उस पर जो खतरा है, जोखिम है, उसकी जो स्थिति पता चली छत्तीसगढ़ पर, और इवन मुकेश को जिन आईपीएस अफसरों ने या जो बड़े अफसरों ने धमकाया, अगर उनका नाम सामने आता है तो हम नाम लेकर के आएंगे, हम नाम छिपा करके और डर के बैठ करके उसमें वैसी पत्रकारिता नहीं करते। आज इसी मंच से हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पर, अब छत्तीसगढ़ को लेकर के, छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता, छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू वाली जर्नलिज्म, जो वहां पर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, उस पर अब हम स्पेशली शुरू करेंगे न्यूज लॉन्चर पर ही एक एपिसोड। अब मतलब छत्तीसगढ़ को भी हमारी पूरी जगह हम देंगे, और उचित भाई हमारे साथ है, उचित जी के पास इंफॉर्मेशन भी है, उचित भाई पत्रकारिता के उस जो है विंग से भी हैं, जो निडर होकर के एक मुकेश की जगह 10 मुकेश खड़े करने वाले धारा की पत्रकारिता करते हैं। तो अब छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता भी होगी, चाहे वहां पर भूपेश बघेल थे, चाहे साय साहब हो, विष्णुदेव साय, अब कोई भी होगा, छत्तीसगढ़ भी अब ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, और क्रेडिट के साथ होगा। मैं ये भी कह दूं, उचित जी, क्रेडिट के साथ, जितने मुकेश होंगे छत्तीसगढ़ में, ये हम आपको जिम्मेदारी बिना चर्चा किए नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि जितने मुकेश हैं छत्तीसगढ़ में, अब सारे मुकेश, छत्तीसगढ़ के हर मुकेश के लिए एक प्लेटफॉर्म न्यूज लॉन्चर होगा, जहां पर नाम के साथ, पूरे क्रेडिट के साथ, जितना नाम का क्रेडिट है वो, और जितना अकाउंट में क्रेडिट होना होगा वो, दोनों हक छत्तीसगढ़ के हर मुकेश को हम देंगे, हर मुकेश को देंगे। नाम का भी क्रेडिट देंगे और अकाउंट का भी क्रेडिट देंगे। ये आज ही, अभी तत्काल, हम लोग सोच समझ करके जो है गोलमेज सम्मेलन करके ऐलान नहीं करते, मन में आया बोल दिए, क्योंकि मन से ही करते हैं पत्रकारिता, दिल से पत्रकारिता करते हैं। खैर, ये मुकेश चंद्राकर की लड़ाई, ये आज इस कार्यक्रम के साथ इतिश्री नहीं हो रहा है, आज से शुरू हुई है ये लड़ाई, क्योंकि आज हमने इस खबर को बहुत गहराई से जाकर के देखा, और उचित भाई हमारे साथ हैं, वो बड़े करीब से, उनकी निजी बातचीत होती रहती थी, कार्यक्रम काफी लंबा हो रहा है ड्यूरेशन, उनकी निजी बातचीत होती रहती थी, मुकेश के साथ टेलीफोनिक रूप से टच में थे, मिलते जुलते थे। हम इसको आगे, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, एसआईटी जांच कहाँ जाती है उस पर भी नजर रखेंगे। अभी फिलहाल इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद उचित जी, धन्यवाद भाऊ, नमस्कार। नमस्कार।